हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी एथिक्स की डिस्कशन को। हमने अभी तक 3 लेक्चर्स में जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपको जानने चाहिए इनिशियली इस पेपर को स्टार्ट करने से पहले, एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, इसको अच्छे से ब्रेक डाउन करके समझ लिया है। आज के लेक्चर में हम एक चीज़ करने वाले हैं। ये आपको जो बॉक्स दिख रहा है हम इसको पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा अनक्लियर होगा पीडीएफ में, ये विजन आईएएस वालों की साइड से ही थोड़ा सा अनक्लियर है। मैं इसको पढ़ दूंगा अगर आपको ये रीडेबल नहीं है, और अगर आपके पास पीडीएफ है तो आप उससे देख सकते हो। लेकिन पहले ये जो मैं आपको बातें बताऊंगा उसको समझने की कोशिश करना कि ये बॉक्स है किस बारे में। ये बॉक्स हमें सिखाने वाला है कि एथिकल डायलेमास, या जिनको मॉरल डायलेमास कहते हैं, वो जब किसी पर्सन के सामने आती है तो पर्सन का रिएक्शन क्या होता है। अब डायलेमा एक ऐसी चीज है कि आपके पास ना दो रास्ते हैं, और दोनों ही रास्तों में से आपको कोई एक रास्ता चूज करना है। दो ऑप्शन है आपके पास, आपको उसमें से एक ऑप्शन चूज करना है। आपको ये चीज पता है कि अगर आप ए को चूज करोगे चाहे बी को चुनोगे, दोनों ही केसेस के अंदर आपके जो एथिक्स हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होंगे। तो बेसिकली डायलेमा एक ऐसी साइकोलॉजिकल स्टेट को दर्शाता है, पर्सन की मनोवैज्ञानिक स्थिति को दर्शाता है, जहां पर पर्सन थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड फील करता है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, पर्सन के सामने जब भी ऐसे मॉरल डायलेमास, या जिनको हम एथिकल डायलेमास भी कहते हैं, जब ये उसके सामने आते हैं तो वो पर्सन साइकोलॉजिकल स्टेट के अपनी साइकोलॉजिकल स्टेट में एक डिस्टरबेंस फील करता है या करती है। तो इसके लिए हम एक केस स्टडी जानते हैं, और ये केस स्टडी आपके लिए पहली बार ऐसी एक फेमिलियर चीज हो जाएगी जिससे आप आगे चलकर जो आपको पूरे कोर्स के अंदर जीएस पेपर 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के अंदर जब आप अपनी थ्योरीज को और सिलेबस के हर एक एस्पेक्ट को पढ़ लोगे तो उसके बाद जो आपको केस स्टडीज करनी पड़ेगी ना, हर एक केस स्टडीज के अंदर कोई ना कोई डायलेमा होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, किसी ना किसी सिचुएशन में आपको फंसाया जाता है। वहां पर आप अपना क्या स्टैंड लोगे उसकी प्रैक्टिस आपकी आज इस पहले दिन के एक एथिकल डायलेमा की केस स्टडी से शुरू हो जाएगी। तो ये आपकी प्रिपरेशन के अंदर, अगर आप जीएस पेपर 4 जब स्टार्ट कर रहे हो तो उस डायरेक्शन के अंदर आपके लिए ये एक पहली ऐसी केस स्टडी, एक पहली ऐसी सिचुएशन होने वाली है जहां पर आप एथिकल डायलेमा के बारे में डिटेल में समझोगे। और दोस्तों, ये जो हम केस स्टडी पढ़ने जा रहे हैं ये कोई झूठी केस स्टडी नहीं है, ये एक इतिहास के साथ रिलेटेड है। और यहां पर जो इतिहास है, इट इज एसोसिएटेड विद जर्मनी अंडर द रूल ऑफ हिटलर। हिटलर खुद क्या था? नाजी। नफरत किससे करता था? ज्यूज से। तो ज्यूज का बेसिकली जो इतने मास लेवल पर इसने ज्यूज की जो एथनिक क्लेंजिंग करवाई थी, उन एथनिक क्लेंजिंग को करवाने के लिए हिटलर खुद बंदूकों का सहारा, तोपों का सहारा, लोगों को पकड़ना, अरेस्ट करना वो खुद तो नहीं करता था। हिटलर और उसकी सरकार के लोग क्या करते थे? ऑर्डर देते थे। और ऑर्डर हमेशा किसी भी देश में कोई भी एक नेशनल लेवल पे काम करना हो तो वो किसको मिलते हैं? कुछ ऑफिशियल्स को, राइट, जो ऑफिसर्स होते हैं। अब ये ऑफिशियल्स जो है सरकार की बात को मना नहीं कर सकते, उससे मुकर नहीं सकते, उनके ऑर्डर को डिसओबे नहीं कर सकते हैं। वैसे तो किसी भी कंट्री के अंदर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हिटलर तो आप जानते हो, और उसकी जो रिजीम कितनी स्ट्रिक्ट थी। अगर ऑफिशियल्स उसके ऑर्डर को डिसओबे करते या डिफाई करते तो हिटलर उनके साथ क्या करता, ये उनको सोचने से भी डर लगता था। अब बहुत सारे ऑफिशियल्स जो हिटलर या हिटलर की सरकार के लोग उनको जो करने के लिए कहते थे, ये ऑफिशियल्स उन बातों को मान तो लेते थे, ये उसमें हामियां तो भर देते थे,
कि हाँ जी काम हो जाएगा इतने टाइम में, जी हुकुम, जैसा आपने बोला वो हो जाएगा। लेकिन सम ऑफिसर्स फेस्ड मॉरल डायलेमास ऑल्सो। मॉरल डायलेमास को फेस करने के बावजूद भी they were not able to defy or disobey the orders of the Hitler and its regime. लेकिन अगर ऑफिशियल ने कुछ गलत करा हुआ है किसी भी कंट्री के अंदर, भूल जाओ 2 मिनट के लिए हम हिटलर और नाजी जर्मनी की बात कर रहे हैं, कोई भी ऑफिशियल जिसके अंदर एक मॉरल डायलेमा चल रहा है लेकिन फिर भी सरकार के डर की वजह से कि वो तो सिर्फ एक नुमाइंदे हैं, काम करने वाले गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, वो अगर उन ऑर्डर को मान रहे हैं, भले उनके दिलो दिमाग में उस ऑर्डर को मानते हुए तकलीफ हो रही हो, और उनके उस ऑर्डर को फॉलो करने की वजह से बहुत ही ज्यादा ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वॉलेशंस हो जाए, तो इनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ये एक सबसे बड़ा सवालिया चिन्ह है। क्योंकि जब हम एक्यूज को पकड़ने जाएंगे ऐसे किसी सिचुएशन के बाद कि आपने उस ऑर्डर को माना था, आपके ही द्वारा वो साइन करा गया था, आपने ये काम करवाया था, जिसकी वजह से ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वॉलेशंस हुए हैं, उसका आरोप आपके ऊपर है, तो ऑफिशियल्स क्या कहेंगे, हम तो सिर्फ सरकार के ऑर्डर को इंप्लीमेंट कर रहे थे, उनको फॉलो कर रहे थे, हम उनको चाहकर भी डिफाई नहीं कर सकते थे, डिसोबे नहीं कर सकते थे, अदरवाइज हमारा ह्यूमन राइट वॉलेशन हो जाता। अब यहां पर सही कौन गलत कौन, ऑफिशियल्स के दिमाग में अगर मॉरल डायलेमा था लेकिन वो डरे हुए थे, तो सिर्फ अपने साथ कुछ गलत होने की वजह से क्या वो ह्यूमन राइट्स वॉलेशन करने का अधिकार रखते हैं? या फिर ये कहना कि सरकार ने हमारे ऊपर प्रेशर बनाया था, हम तो सरकार के नुमाइंदे हैं, उनके ऑर्डर उनके हुक्म को फॉलो कर रहे थे, ये चीज कहना जस्टिफाई है क्या? तो हम इस केस में इन सिनेरियोज में पकड़े तो किसको पकड़े, ये जानो कि आप इस बक्से के अंदर जो ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, और ये रियल सिनेरियो है, ये यहां पर कोई स्टोरी मेकिंग नहीं करके बता रखी है राइटर ने, यहां पर जो मॉरल डायलेमास आपको देखने को मिलेंगे वो रियल है। तो दोस्तों इस परिस्थिति के ऊपर जो मैंने अभी आपको बताई पूरी की पूरी नाजी जर्मनी के साथ जो एसोसिएटेड है, हिटलर रिजीम के साथ जो एसोसिएटेड है, इसके ऊपर कुछ साल पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था जजमेंट एट न्यूरेमबर्ग। ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर थी ये, जजमेंट एट न्यूरेमबर्ग। यहां पर आपको ये 4 बंदे बैठे हुए दिख रहे हैं ना, 1 2 3 और 4। कौन है ये चारों? ये जो फिल्म थी जजमेंट एट न्यूरेमबर्ग, इसके अंदर एक चीफ जज था डैन हेवुड, और ये सिनेरियो रियल में हुआ था जिसको पिक्चर के तौर पर दिखाया गया ऑडियंस को आगे चलकर। डैन हेवुड के सामने, और डैन हेवुड इस पिक्चर का मेन प्रोटैगनिस्ट था, मेन किरदार था। प्रोटैगनिस्ट दोस्तों वो पर्सन होता है जो कि किसी भी स्टोरी के अंदर, फिल्म के अंदर, प्ले के अंदर जो मेन कैरेक्टर होता है ना, उसको हम कहते हैं प्रोटैगनिस्ट। इसके सामने एक बहुत ही ज्यादा अनप्लेजेंट और डिफिकल्ट सिचुएशन खड़ी हुई, यानी कि ही फेस्ड अ स्ट्रेंज प्रीडिकामेंट। प्रीडिकामेंट का मतलब ये होता है ऐसी अनप्लेजेंट या डिफिकल्ट सिचुएशन दैट इज हार्ड टू गेट आउट ऑफ, आप उससे बच नहीं सकते हो। अब वो आपके सामने आकर खड़ी हुई है, और अगर ऐसी सिचुएशन खड़ी हुई है आपके सामने आकर जिससे आप बच नहीं सकते हो, कुछ कर नहीं सकते हो, तो अल्टीमेटली आप कहीं ना कहीं एक डायलेमा, एथिकल मॉरल डायलेमा को यानी कि कहीं ना कहीं फेस कर रहे हो, राइट? तो ये जो जज थे, चीफ जज डैन हेवुड, ये एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे ट्राइब्यूनल के, यानी कि क्वासी जुडिशियल बॉडी के।
और ये क्या कर रहे थे इसके प्रेसिडेंट बन के जर्मनी के अंदर? ये ट्राइब्यूनल का गठन हुआ था जब हिटलर ने अपने आप को गोली मार ली थी और हिटलर के रिजीम के अंतर्गत जो भी घटनाक्रम हुए थे उसको रिव्यू करा जा रहा था। और रिव्यू करते हुए इस ट्राइब्यूनल का गठन एक मकसद के साथ हुआ था कि जर्मनी के 4 जजों के ऊपर केस चलाया जाए, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करी जाए। यानी कि वो जो जज हैं ये चारों, ये नाजी रिजीम के अंदर, नाजी हिटलर रिजीम के अंदर जब हिटलर की सरकार थी उस टाइम पर ये जज हुआ करते थे जुडिशरी के। जब ये पूरा मैटर सेकेंड वर्ल्ड वॉर वगैरह का खत्म हो गया था, हिटलर ने अपने आप को गोली मार ली, हिटलर का पूरा रिजीम खत्म हो गया और दूसरा विश्व युद्ध भी उसके साथ खत्म हो गया जर्मनी के डाउनफॉल के बाद। तो ये जो 4 जजेस थे, ये तो हालांकि पिक्चर के अंदर दिखाए गए किरदार हैं लेकिन ये रियल स्टोरी थी, इनके ऊपर केस चला जिसके लिए ट्राइब्यूनल का गठन करा गया। उस ट्राइब्यूनल को हेड कर रहे थे एक जज डैन हेवुड, और जो नाजी जर्मनी के अंदर जो 4 जजेस रह चुके थे हिटलर के रिजीम के अंतर्गत, उनके ऊपर केस चलाना था इनको। केस किस बारे में था ये जानते हैं। इन 4 जजेस के ऊपर जो चार्ज फाइल करा गया था वो ये था कि इन चारों जजेस ने हिटलर के रिजीम के अंतर्गत अपने जज की पोजीशन को, अपने ऑफिसेस को यूज करा है ताकि ये अबेट कर सकें। अबेट का मतलब दोस्तों होता है जब भी आप किसी चीज को एनकरेज करते हो या आप किसी चीज में एक अहम भूमिका निभाते हो उस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, यू असिस्ट या इंकरेज समथिंग एंड दैट समथिंग इज वेरी वेरी रॉन्ग। गलत चीज में जिसमें भी आप साथ देते हो किसी का, लाइक कोई क्राइम कमिट करना, या उस गलत चीज को अगर आप इंकरेज करवाते हो उसको इंग्लिश में बोला जाता है कि आप अबेट कर रहे हो। तो इन 4 जजेस के ऊपर आरोप ये लगा कि इन्होंने हिटलर की सरकार के अंतर्गत इनकरेज करा था, मदद करी थी, इनका योगदान था 2 चीजों के अंदर। एक तो फोर्स स्टेरिलाइजेशन, जबरदस्ती जो नसबंदी करवाई जाती थी, और कुछ कम्युनिटीज की लाइक ज्यूज कम्युनिटीज से तो मेन नफरत करता ही था हिटलर और उसकी सरकार, नाजी लोग। अपार्ट फ्रॉम इट होमोसेक्सुअल्स दोस्तों कौन होते हैं? जो कि ऐसे पर्सन्स होते हैं हु आर सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू द पीपल ऑफ द सेम सेक्स, लाइक गेज, लेस्बियंस, इनको कहा जाता है दोस्तों होमोसेक्सुअल्स। तो कुछ जो ग्रुप्स थे जर्मनी के अंदर लाइक ज्यूज एंड होमोसेक्सुअल्स, जो कि हिटलर के टाइम पर जर्मनी का पार्ट थे, वहां पर रहते थे। तो यहां पर आरोप यह लगा था कि इन 4 जजेस ने मदद करवाई थी, साथ दिया था हिटलर का और उसकी रिजीम का, कि इन ज्यूज, होमोसेक्सुअल्स और दूसरे सर्टेन ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज की नसबंदी को प्रमोट करवाया जा सके ताकि वो आगे चलकर बच्चे पैदा ना कर सकें। और इन्हीं 4 जजेस ने योगदान दिया था इन कम्युनिटीज की एथनिक क्लेंजिंग में। एथनिक क्लेंजिंग दोस्तों क्या होता है? बड़े स्तर पर जब आप एक कम्युनिटी को टारगेट करते हुए उनको मरवा देते हो, तो ये एथनिक क्लेंजिंग एक सिस्टमैटिक तरीका होता है किसी भी कंट्री के अंदर जहां पर आप फोर्सफुल तरीके से रिमूव करने की कोशिश करते हो। किसको? कुछ एथनिक ग्रुप्स को या फिर रेशियल ग्रुप्स को या फिर कुछ रिलीजियस ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज को एक पर्टिकुलर एरिया से या फिर अपनी पूरी की पूरी कंट्री से
और आपका एथनिक क्लेंजिंग करने को लेकर मकसद क्या होता है, आपका एम क्या होता है? आप ऐसी सोसाइटी, एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हो जो कि एथनिकली होमोजीनियस हो, एक जैसी हो, एक ही धर्म के लोग रहें, एक ही रेशियल ग्रुप के लोग रहें, एक ही एथनिक कम्युनिटी के लोग रहें पूरे देश के अंदर। मल्टीपल लोग हमें चाहिए ही नहीं है। उसको कहते हैं एथनिक क्लेंजिंग करना। जैसे रिसेंट केसेस में आपको बताऊं, रोहिंग्यास के साथ जो करा गया म्यांमार के अंदर, तो हिटलर की नाजी रिजीम के अंदर जूस और होमोसेक्सुअल्स के साथ ये हुआ था। इतिहास इस चीज का गवाह है। जब ये ट्राइब्यूनल बना तो इसमें आरोप लगा इन 4 जजेस के ऊपर कि इन्होंने हिटलर का जो मकसद था, उसकी सरकार का जो मकसद था, नाजी लोगों का जो मकसद था, जूस और होमोसेक्सुअल्स लाइक लेस्बियन, गेज, इन जैसे कम्युनिटीज के लोगों को, ग्रुप्स को, उनकी नसबंदी करवाना और पूरी तरीके से कंट्री से उनको वाइप आउट कर देना, साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके। उस हरकत में इन 4 जजेस ने साथ दिया था हिटलर और उसकी सरकार का। तो दे सपोर्टेड हिटलर एंड इट्स रिजीम ड्यूरिंग हिटलर्स नाजी रिजीम। अब जब इनसे पूछा गया, इन 4 जजेस से, कि आपके ऊपर भाई साहब ये वाले आरोप लग रखे हैं, तो आप बताओ आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहते हो। अब कोई भी अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को तो इतनी आसानी से कबूल नहीं लेगा, राइट? तो इन चारों का कहना यह था, जो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स निकल कर आई, कि आरोप तो लग गए इस चीज के, लेकिन पर्सन अपने बचाव में भी तो कुछ कहेगा। इन जजेस ने कहा कि हुकुम डैन हेवुड से, इस पिक्चर के अंदर जो किरदार जिन्होंने निभाया, कि हिटलर के टाइम पर आप जानते हो कि सर हिटलर का नेचर और रवैया कितना स्ट्रिक्ट था। हिटलर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसके दिए गए फरमान की कोई भी निंदा करे, डिसओबे करे या डिफाई करे उसको। तो इन जजेस ने ये ट्राइब्यूनल के सामने एक सवाल ये रखा कि सर आप ही बताओ, जो जजेस होते हैं, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, वो कानून तो बनाते नहीं है, वो सिर्फ एक ऐसा जरिया होते हैं कि कानून बनकर आता है ऊपर से सरकार और लेजिस्लेचर के द्वारा। ये जजेस और सिविल सर्वेंट्स तो सिर्फ उन कानूनों को कैरी आउट और एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। इसलिए हमें पनिश नहीं करा जाना चाहिए, क्योंकि हम तो सरकार के ऑर्डर को मान रहे थे। अब इनकी बात भी दोस्तों आपको सुनकर गलत नहीं लग रही होगी, क्योंकि अगर आप आर्मी वालों को देख लो किसी भी देश के अंदर, आर्मी का अगर कोई एक कमांडर है और उसके जो जूनियर्स हैं, मान लो वो किसी वॉर सिचुएशन के अंदर है, अगर ये कमांडर बोलेगा फायर, इनको इसको क्वेश्चन नहीं करना कि सर क्यों करें हम फायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वहां औरतें भी बैठी हुई हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं। आर्मी के अंदर एक बार में आवाज सुनाई देनी चाहिए। फायर का मतलब फायर, गोली चला दो, सोचना नहीं है सामने कौन है। वो कमांडर का दिमाग चलने दो, तुम्हें सिर्फ एक नुमाइंदा बनकर उस ऑर्डर को फॉलो करना है। ऐसे ही होता है आर्म फोर्सेस के अंदर, आज भी ऐसा होता है, फ्यूचर में भी ऐसा होगा, और पहले भी ऐसा होता हुआ आया था। तो अगर हम आर्मी वालों के सिनेरियो को अगर लें, तो ये जो लोग हैं जूनियर्स सोल्जर्स, ये भी तो अपने कमांडर के हुक्म को फॉलो कर रहे हैं बिना उसको क्वेश्चन करते हुए। तो सिमिलरली अगर ये जो जजेस हैं, इन्होंने हिटलर या उसके सरकार के ऑर्डर को डिफाई या डिसोबे ना करते हुए, भले ही इनके अंदर मॉरल या एथिकल डायलेमा होगा, लेकिन सिर्फ उसे फॉलो ही तो करा है, उनके कानून को कैरी आउट ही तो करा है। अब इनसे पूछा गया कि आप में इतना दिमाग नहीं, आप तो जजेस हो, आप तो सिविल सर्वेंट्स थे। हालांकि इस केस के अंदर, इस पिक्चर के अंदर ये दिखा गया है, आरोप तो ऐसे तो बहुत सारे लोगों के ऊपर लगे थे, लेकिन ये पिक्चर सिर्फ इन 4 जजेस के बारे में है, सिर्फ जजेस के बारे में है। जजेस ने लेकिन अपने बचाव के अंदर ये कहा कि जजेस और सिविल सर्वेंट्स हो, लॉस को कैरी आउट करते हैं, वो कानूनों को नहीं बनाते हैं, तो इसके लिए उनको पनिश क्यों करा जा रहा है। तो जब ट्राइब्यूनल ने इनसे फिर एक और काउंटर क्वेश्चन करा कि आपको पता नहीं लगा कि अन्याय क्या है, या आप कितना ज़्यादा इंसानियत का बेसिकली उसके खिलाफ खड़े हो रहे हो,
ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन करी आप लोगों ने, तो इनका ये बोलना था अपने बचाव के चलते कि सर आप हिटलर का रवैया जानते थे, हमें दिख रहा था सामने कि ये अन्याय है, ये क्रुएलिटी है, हमसे अपराध हो रहा है, लेकिन हिटलर के टाइम पर जो पूरी की पूरी कंट्री की व्यवस्था थी, सरकार की व्यवस्था थी, जो स्टेट मशीनरी थी, वो हमारे खिलाफ यूज करी जा सकती थी। वो पूरी की पूरी तरीके से हमारे खिलाफ यूज करी जा सकती थी। हमें ही पता चला, मौत के घाट उतार देता हिटलर। आराम से हिटलर स्टेट मशीनरी को हमारे खिलाफ यूज कर लेता अगर हम उसके ऑर्डर को डिफाई करते या डिसओबे करते। अब यहां पर जज डैन हेवुड के सामने जो मॉरल डायलेमास निकल कर आए, वो मॉरल डायलेमास क्या है? मतलब देखो, जजेस भी अपनी बातों में कुछ गलत तो बोल ही रहे हैं। बताओ सत्यम, रिया, मयूर, जज जो अपने फेवर में आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं इस ट्राइब्यूनल को, क्या वो कुछ गलत बोल रहे हैं? अभी मैंने आर्मी वाला एग्जांपल आपको बताया। अगर एक सोल्जर ने अपने कमांडर के कहने पर सत्यम अगर फायर कर दिया बिना सोचे समझे, तो उसने कुछ गलत करा। उसको तो यही सिखाया गया ना। और हिटलर के सामने कोई खड़ा हो सकता था? रिया, हिटलर का नेचर कैसा था सब जानते थे, दुनिया वाकिफ थी इस चीज से। ये जजेस या सिविल सर्वेंट्स को कुछ मानता था अपने आगे हिटलर? बिल्कुल भी नहीं। अब यहां पर डायलेमास को समझने की कोशिश करो। डायलेमास मैंने आपको क्या बताया? ऐसे रास्ते या आपकी ऐसी दो चॉइसेस जहां पर आपको पता है किसी भी अगर आप ऑप्शन को चुनोगे, ऑप्शन ए को चुनोगे तो बी कॉम्प्रोमाइज होगा, है ना, और बी को चुनोगे तो ए कॉम्प्रोमाइज होगा। यानी कि आपके एथिक्स जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होंगे, और उसी की वजह से आपकी जो साइकोलॉजिकल स्टेट है उसमें आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी, आपका मन विचलित होगा। तो यहां पर एथिकल डायलेमास क्या है हमारे सामने? एक तो ये जो एक्सक्यूज है, ट्राइब्यूनल को लगा ये जो एक्सक्यूज है कि मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था जी, ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्दा है। वेल का मतलब होता है पर्दा, जिसके पीछे आप एक चीज को श्रग ऑफ कर रहे हो। श्रग ऑफ का मतलब होता है डिसमिस कर रहे हो या फिर किसी चीज को आप अनइंपॉर्टेंट मानते हो। तो इस ट्राइब्यूनल का ये मानना था, डैन हेवुड ने ये क्वेश्चन करा कि आप तो ये कह रहे हो कि मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था, लेकिन ट्राइब्यूनल को ये लगा, चीफ जज डैन हेवुड को ये लगा कि ये तो सिर्फ आपका एक रीजन है, फेक रीजन, ये तो सिर्फ आपका पर्दा है जिसके पीछे आप अपनी मॉरल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ हाथ धो बैठ रहे हो। लेकिन जज डैन हेवुड के सामने एक दिक्कत और थी। इनको कोई भी सजा सुनाने से पहले या इनको माफ करने से पहले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप जानते हो कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो रिश्ते थे वो खराब हो गए थे, जबकि दोनों एक ही अलायंस का पार्ट थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। तो जब यूएसए और यूएसएसआर के बीच में संबंध जो है वो खराब होने लग गए, वो बना कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर की परिस्थितियां बन रही थी, कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, और जर्मनी की छवि दूसरे विश्व युद्ध के बाद और ज्यादा खराब हो गई थी। और जर्मनी के अंदर कोई भी नहीं चाहता था कि और ज्यादा ट्रायल्स चलें जर्मनी के अंदर। यानी कि ये जो सजा देना, कटघरे में खड़ा करना, इसको बुलाना उसको बुलाना, इसको जेल भेजना, जर्मनी के अंदर जर्मनी के लोग ये नहीं चाहते थे कि हो, क्योंकि इसकी वजह से जर्मनी को लेकर और नेगेटिव ओपिनियन बिल्ड होगा। पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को कितना ज्यादा पैसा भरना पड़ा था जीतने वाले एलाइड पावर्स को। एक्सिस पावर का जब ये पार्ट बना जापान और इटली के साथ, तब भी हार गया दूसरे विश्व युद्ध के अंदर। तो जर्मनी को लेकर और ज्यादा छवि खराब ना हो, इसलिए कोई भी ट्रायल्स वाला सिलसिला नहीं चाहता था जर्मनी के अंदर। तो ये एक्सपेक्टेड था कि ये जो ट्राइब्यूनल जो गठित करा गया है अंडर द अध्यक्षता ऑफ चीफ जज डैन हेवुड, ये फ्री कर देगा इन जजेस को, इन चारों जजेस को, और इनको जेल वेल नहीं होगी विदाउट सेंटेंसिंग देम टू इम्प्रिजनमेंट। ट्राइब्यूनल के सामने लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट डायलेमा आकर जो खड़ा हो गया वो ये था कि वेदर इट वॉज राइट, क्या ये सही है कि हम अपने पास्ट को भूल जाएं
या जैसा पास्ट में हो चुका है लेट इट बी, ऐसा रवैया अपना ले, या फिर ऐसे लोगों को हमें पनिश करना चाहिए जिन्होंने इस प्रकार के जो इंसानियत के खिलाफ हरकतें जो हुई हैं उसको अंजाम देने में पूरा पूरा सहयोग दिया है, और वो रीजन ये दे रहे हैं हम क्या कर सकते थे, हम तो सिर्फ सिविल सर्वेंट्स हैं, हम अगर ऑर्डर को डिफाई करते या डिसोबे करते तो हिटलर हमें मौत के घाट उतार देता। तो द ट्रायल गोज ऑन टू शो डैट, ये पिक्चर हमें ये दिखाती है, इससे हमें ये मैसेज मिलता है कि जब भी कोई क्राइसिस की सिचुएशन आती है, भले ही कोई व्यक्ति जिसकी छवि ऐसी हो कि ये तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ये तो बहुत ज़्यादा कंपैशनेट है, कंपैशनेट वो फीलिंग होती है, वो पर्सन होता है, और कंपैशन उस फीलिंग को कहते हैं जब आपके अंदर किसी की दुख दर्द पीड़ा को देखते हुए एक दया भावना होती है, आपके दिल के अंदर, आपके अंदर इंसानियत होती है। तो ये जजेस क्या जानते नहीं थे कि ज्यूज के साथ और होमोसेक्सुअल्स के साथ क्या हो रहा है, और इनके द्वारा माने गए ऑर्डर की वजह से और क्या क्या बुरा हो सकता है इनके साथ। तो ये ट्रायल हमें ये दिखाती है कि जब भी क्राइसिस की कोई सिचुएशन आती है तो कोई पर्सन जिसकी छवि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, दया भरी भावना वाला ये व्यक्ति है, या कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा जो एम्पैथेटिक है, जो कि दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझता है, ऐसे मर्द और औरत और ऐसे इंसान जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कंपैशनेट और एम्पैथेटिक माने जाते हैं, ऐसी क्राइसिस की सिचुएशन के अंदर वो भी अपने आप को फूल कर सकते हैं। डिल्यूट का मतलब होता है अपने आप को फूल करना या ट्रिक करना, अपने आप को बेवकूफ बनाना, कि मैंने ऐसे अगर हीनियस क्राइम्स को, हॉरिफाइंग और मॉन्स्टर्स क्राइम्स को अगर अंजाम दिया है विच इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, तो मेरी कोई इसमें गलती नहीं है। उनकी मॉरल प्रिंसिपल्स मर जाते हैं, उनके एथिक्स मर जाते हैं। ये इस केस के अंदर शो करा गया था, इस पिक्चर के अंदर भी ये चीज दिखाई गई। लेकिन जज हेवुड जो थे वो किसी भी दबाव के चलते, कि जो दबाव बन रहा था ना, जर्मनी के अंदर लोग और ज़्यादा ट्रायल नहीं चाहते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी जब हार गया तो उसकी छवि और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, कोल्ड वॉर जो है वो उसकी भी शुरुआत हो चुकी थी। जज हेवुड ने ये डिसाइड करा, जो कि इस ट्राइब्यूनल के चीफ जज थे, ठीक है, कि मैं इस केस के मेरिट्स के आधार पर देखूंगा। मेरिट्स का मतलब ये होता है, किसी भी केस का मेरिट का मतलब ये होता है कि सही को सही और गलत को गलत दृष्टिकोण के साथ ही देखूंगा। और फाइनली जज हेवुड ने ये डिसाइड करा कि हमें उन लोगों को पनिश करना ही पड़ेगा जिनके ऊपर ये चार्जेस हैं, कि उन्होंने अपने पूरे होशो आवाज के अंदर कॉन्शियस तरीके से पार्टिसिपेट करा था इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज क्रूएलिटी एंड इनजस्टिस, जिसका पुख्ता सबूत भी है हमारे पास। तो इन चारों जजेस को जेल भेजा गया इस ट्राइब्यूनल के चीफ जज डैन हेवुड के द्वारा। यानी कि जज डैन हेवुड के सामने आप देख रहे हो यहां पर आपने क्या सीखा आज की क्लास में। ये आपकी पहली केस स्टडी थी एथिक्स के पेपर के अंदर, जो कि रियल थी, रियल सिचुएशन के ऊपर बेस्ड है, कि एक पर्सन को, एक बंदे को डायलेमा हो रहा है, जरूर हो रहा है डायलेमा, लेकिन उसने उन डायलेमास को रिजॉल्व करा। कैसे करा? बाय डिसाइडिंग द मेरिट्स ऑफ द केस, कि सही को सही मानना है, गलत को गलत मानना है, और किसी भी प्रेशर के चलते, किसी भी दबाव के चलते झुकना नहीं है। तो दोस्तों, इस लेक्चर से बस मैं आपको इतना बताना चाह रहा था, यही आपके केस स्टडी को सॉल्व करने के पीछे एक आपकी अप्रोच बनेगी, कि जब भी आपको केस स्टडीज के अंदर, हर केस स्टडी आपको किसी ना किसी डायलेमा के अंदर फंसाएगी, एक सिचुएशन के अंदर, एक परिस्थिति के अंदर फंसाएगी आपको। लेकिन जब भी एग्जाम में उस केस स्टडी को एड्रेस करना है, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई द मेरिट्स, कौन बेकसूर है, कौन गुनहगार है, किसने गलत करा है, कौन जो आर्ग्यूमेंट दे रहा है वो सही दे रहा है। उस केस स्टडी में रिया, सुमन, सोमन, सुरेश, मुकेश, जो भी फलाने टिक में नाम हो, सबके कैरेक्टर्स के बेसिस पर जो भी नाम आपको गिवन होंगे केस स्टडी के अंदर, उसके उनकी स्टेक होल्डर्स को सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना, उसके बाद डायलेमास को आइडेंटिफाई करना, हर एक किरदार का क्या डायलेमा है, और अपना ओपिनियन देते हुए आपको किसी भी प्रेशर के चक्कर में जो एथिक्स हैं उनको कुर्बान नहीं करना है। जैसे एक केस स्टडी मैंने आपको बताई थी ना, एक लड़की है, उसकी मम्मी की तबीयत खराब है,
बॉस लेकिन उसको सेक्सुअली हैरेस कर रहा है, वो कुछ बोल नहीं पा रही है क्योंकि फिर घर का खर्च कैसे चलेगा, बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली है। लेकिन इस पूरी सिचुएशन के अंदर गलत क्या है? बॉस गलत है, किसी भी प्रेशर के चलते आना नहीं है, सोचना नहीं है। आपको ऐसा लिखना आंसर कि उस लड़की को फ्यूचर का वरी नहीं करना चाहिए। वो ये डर रही है कि सीनियर से कंप्लेंट करने से कुछ भी नहीं होगा, ये तो इस कंपनी के साथ इतना टाइम से जुड़ा हुआ है, मेरे को तो आए हुए ऑफिस ज्वाइन करे हुए सिर्फ 15-18 दिन ही हुए हैं, और हमेशा जब भी किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो लड़कियों को ही गलत मानते हैं। ये सिर्फ उस लड़की की एजम्पशन है जिसके प्रेशर के चलते वो उस बॉस के खिलाफ कुछ एक कड़ी कार्रवाई करने को नहीं मान रहा उसका दिलो दिमाग। लेकिन आपको ऐसी सॉल्यूशंस लिखकर आने अपनी केस स्टडी के अंदर कि आपको जो भी स्टेक होल्डर है जिनके साथ बुरा हो रहा है, जो डायलेमा फेस कर रहे हैं, कभी भी केस स्टडी के अंदर दोस्तों याद रखना, किसी भी साल अगर आप यूपीएससी का मेंस लिख रहे हो और एथिक्स की केस स्टडी सॉल्व कर रहे हो, आपको किसी भी प्रेशर के चलते जो सिचुएशन में उस केस स्टडी जो आपको प्रेशर में फंसाएगी उसके चलते उसके दबाव में नहीं फंसना है। क्योंकि प्रेशर के चलते अगर आप कुछ आर्ग्यूमेंट्स दोगे अपने पेपर के अंदर या कोई भी जो केस स्टडी आएगी, तो आप ये दिखा रहे हो कि कहीं ना कहीं आप अपने एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, और जहां अपने एथिक्स को अपने कॉम्प्रोमाइज करके दिखा दिया एग्जामिनर को, तो ये शो होगा कि आप एथिकल हो ही नहीं। जब आप इन स्टेक होल्डर्स को एक आपको सिचुएशन दे रखी है, आप इस जब कहानी में बहकर एक ऐसे एग्जाम्पल देने लगे हो जो कि शो कर रहे हैं कि आप उस किरदार के एथिक्स को मार रहे हो और उसके डर को जागर कर रहे हो, तो आप तो रियल लाइफ के अंदर भी जब नेता वगैरह आपके ऊपर प्रेशर बनाएंगे तो आप तो उनको भी सहन नहीं कर पाओगे, आप भी अपने एथिक्स को भूल जाओगे। तो दिस पेपर टेल्स अ लॉट अबाउट योर पर्सनैलिटी विदाउट एग्जामिनर मीटिंग यू इन पर्सन। एग्जामिनर भले ही आपसे रूबरू नहीं हुआ हो, उसने आपसे मुलाकात आमने सामने नहीं करी हो, लेकिन ऐसे आंसर्स लिखकर आप उसको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, अपनी मानसिक विचारधारा के बारे में बहुत कुछ बता दोगे कि आप किस प्रकार के इंसान हो। आप अपने एथिक्स को सज के सवार के संजोग कर उसको रखते हो, या फिर आप एक फट्टू किस्म के आदमी हो जो कि किसी भी प्रेशर के अंदर डर जाते हैं और फ्यूचर ओरिएंटेड डर को लेकर, जो कि सिचुएशन हुई भी नहीं है लेकिन आपको ऐसा लगता है कि उसके साथ ऐसा ऐसा हो जाएगा, जो हो जाएगा उसको पेपर के अंदर सिर्फ आइडेंटिफाई करके लिखो। जैसा कि यहां पर अभी हमने क्या देखा, जस्ट डैन हेवुड को क्या लग रहा था, क्या प्रेशर था उनके ऊपर कि कोई भी जर्मनी के अंदर नहीं चाहता था कि और ज्यादा ट्रायल्स हो, कोल्ड वॉर चल रहा था, नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन जर्मनी का बिल्ड हो, ऐसा कोई भी नहीं चाहता था। लेकिन फिर भी ये किसी भी प्रेशर, किसी भी दबाव के चलते नहीं झुके। इन्होंने जो दोषी थे, ये 4 जजेस, उनको सजा दी और उनकी इस एक्सक्यूज को मानने से मना कर दिया कि हम तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे। ये केस स्टडी आपको बहुत कुछ सिखा के गई है आपके फ्यूचर की एथिक्स की क्लासेस के लिए और आपकी फ्यूचर प्रिपरेशन के लिए। मैंने आज आपको सबसे बड़ी चीज यही सिखाई है जो कि एथिक्स की केस स्टडी में आपको काम आएगी। कोई भी केस स्टडी हो, किसी भी प्रेशर के चलते मत झुको, डायलेमास जो हैं उनको पहले आइडेंटिफाई करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, लेकिन प्रेशर के चलते मत झुको। ऐसा कुछ भी मत दिखाओ एग्जामिनर को जहां पर आपके एथिक्स कॉम्प्रोमाइज होते हुए दिख रहे हो। ठीक है, तो ये जो टेक्स्ट है दोस्तों, इसके बारे में हम बात करेंगे अगले लेक्चर से। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।